आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? यस सर। हाँ, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए। कोई क्वेश्चन है? देखिए, कल आपको टिहरी रियासत के बारे में बता रहे थे। उसमें आपको पता कि जो सुदर्शन शाह है वो टिहरी रियासत के पहले शासक थे। लेकिन ये है क्या है, अभी भी परमार वंश ही चल रहा है। तो टिहरी रियासत का पहला शासक कौन थे? सुदर्शन शाह। दूसरा शासक बनता है भवानी शाह। उसके बाद प्रताप शाह बनता है, जिसने टिहरी में क्या है, आधुनिक शिक्षा का प्रचार करवाया। उसके बाद बनता है कीर्ति शाह। उसके बाद बनता है नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना किया। इन्हीं के समय पे क्या है, जो श्रीदेव सुमन जी का क्या होता है, अनशन के माध्यम से उनका डेथ हो गया था। और अंतिम शासक थे मानवेंद्र शाह। अंतिम शासक कौन थे? ये टिहरी रियासत के अंतिम शासक। अंतिम शासक मानवेंद्र शाह थे। और इन्हीं की समय क्या है, भारत आजाद हो गया था। और उसके बाद क्या है, टिहरी रियासत भी धीरे धीरे क्या है, उत्तर प्रदेश में मिल गया। और ये उत्तर प्रदेश का एक जिला बन गया। और उसी प्रकार से क्या है, टिहरी रियासत समाप्त हो गया। और कभी कभी पूछता है कि टिहरी रियासत उत्तर प्रदेश का एक जिला कब बना? तो 1 अगस्त 1949 को ये क्या है, यूपी का एक क्या बना, यूपी का एक जिला बना। बाद में 1960 में इसी से हटकर चमोली अलग हो गया और उत्तरकाशी अलग हो गया। 1960 में क्या हुआ, यही टिहरी जिला क्या है, उसका विभाजन हो गया। और इसी में से एक क्या बना, चमोली बना। और एक बना आपका उत्तरकाशी बना। और इस प्रकार से क्या है, जो यहाँ पे राजतंत्र था वो समाप्त हो गया। अब राजतंत्र जब समाप्त हुआ, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोरखाओं का शासन उत्तराखंड में कैसे रहा। कल आपको बता कि कुमाऊं में 25 साल और गढ़वाल में 10.5 साल शासन किया। देखिए, गोरखाओं का जो शासन काल था, वो उत्तराखंड में बहुत ही क्रूर शासन काल था। इसको एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, गोरख्याली। गोरखली जो शब्द है, वो क्या, अत्याचार का प्रतीक है। और गोरखा जो लोग थे, वो उत्तराखंड के सभी जातियों का प्रताड़ित किया। ब्राह्मणों से लेकर सबका प्रताड़ित किया। केवल उन्होंने 2 ब्राह्मण को छोड़कर उन्होंने क्या था, एक था आपका पांडे ब्राह्मण और एक था क्या, उपाध्याय ब्राह्मण, जो उनके पुरोहित मानते हैं। बाकी सभी का क्या है, उन्होंने अत्याचार किया, बहुत ज्यादा अत्याचार किया है। और गोरखाओं के समय पे जो हरिद्वार था, वहां पे क्या था, दास बाजार लगता था, निचले मार्केट लगता था। ध्यान दीजिएगा। और आपको संगोली की संधि बता दें कि संगोली की संधि 15 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था, 16 में हुआ था। तो देखिए, गोरखाओं के जो शासन है, गोरखा कुमाऊं में ज्यादा समय तक रहे ये। गोरखा कहाँ के थे? नेपाल के थे। कुमाऊं में 25 वर्ष तक शासन किया। और गढ़वाल में वर्ष तक शासन किया। गोरखाओं के शासन को क्या कहा जाता है? गोरख्याली कहा जाता है। गोरख्याली क्या है? इसे अत्याचार का शासन कहा जाता है। ऐसा अत्याचार, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया यहाँ के लोगों को। इसलिए देखिए, अंग्रेज जब आए ना, तो अंग्रेज जब आए तो गोरखाओं से कम प्रताड़ित किया। इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ उत्तराखंड के लोग ने उतना मुखर होकर कभी विद्रोह नहीं किया, प्रारंभिक अवस्था में बोल रहा हूँ। लेकिन बाद में जब नेशनल मूवमेंट हुआ, तब यहाँ के लोग भी क्या था, उसमें शामिल हो गया। अब देखे होंगे 1857 की जो रिवोल्ट हुआ था, यानी क्रांति हुआ था, उसमें केवल
जो कालू मेहरा के नेतृत्व में ही क्या होता है, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ था। बाकी उत्तराखंड के सभी लोगों ने क्या है, अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इसलिए दिया था क्योंकि गोरखाओं का जो शासन था वो क्या था। इनके समय पे हरिद्वार में क्या था, हरिद्वार में दास बाजार लगता था, स्लेव मार्केट। तो दास बाजार कहाँ लगता था, हरिद्वार में लगते थे। ठीक है। और संगोली की संधि कब हुई, 1815। फिर लागू कब हुआ, 1816 में। अगर बताए संगोली कहाँ पे है, संगोली बिहार में एक स्थान है। संगोली कहाँ पे है, बिहार में स्थित है। ठीक है। संगोली, अगर आप बोले कि संगोली जगह कहाँ है, तो संगोली कहाँ है, बिहार में स्थित एक जगह है जहाँ पे ये संधि हुई थी। ठीक है, ये संधि हुई थी। अब गोरखाओं के बाद उत्तराखंड में आते हैं अंग्रेज। केवल टिहरी रियासत को छोड़ के संपूर्ण उत्तराखंड में किसका अधिकार हो जाता है, अंग्रेजों का होता है। केवल टिहरी रियासत क्या था, देशी राज्य थे। बाकी सब संपूर्ण उत्तराखंड में क्या था, किनका राज था, अंग्रेजों का राज था। कुमाऊं पूरी तरह से अंग्रेजों के अधिकार अध्ययन अधीन था। और जो पौड़ी हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भी क्या है, आपके अंग्रेजों का अधीन हो गया था। किसका अधीन हो गया था, अंग्रेजों में। ठीक है। सबसे पहले अंग्रेजों ने उत्तराखंड को दो भागों में बांट दिया था। एक बनाया था कुमाऊं जनपद बनाया था पहले, और दूसरा था गढ़वाल जनपद। यही जो कुमाऊं जनपद बाद में नैनीताल के रूप में विकसित हुआ, और गढ़वाल के लिए पौड़ी गढ़वाल यानी विकसित हुआ। समझिए, कुमाऊं जनपद के रूप में नैनीताल का विकास हुआ, और नैनीताल से बाद में अलग अलग जिला बना, और पौड़ी से क्या होगा, फिर अलग अलग जिला बनना शुरू हुआ। तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्या बना, कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल को डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया, और गढ़वाल में क्या है, पौड़ी को डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो गढ़वाल में है, यहाँ का पहला कमिश्नर कौन थे, जो अंग्रेज कमिश्नर थे, एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। फर्स्ट कमिश्नर, तो वो था ई गार्डनर। फिर बाद में क्या बनता है, टेल आता है। पहला ई गार्डनर है, उसके बाद टेल आता है। ध्यान दीजिएगा। तो ई गार्डनर क्या था, अंग्रेजों ने सबसे पहले इनको उत्तराखंड में यानी कुमाऊं क्षेत्र में क्या था, इसको कमिश्नर बनाया गया था। तो पौड़ी गढ़वाल एक जिला बनता है, और नैनीताल क्या होता है, एक जिला बनता है। कुमाऊं क्षेत्र में नैनीताल, और क्या है, गढ़वाल क्षेत्र में पौड़ी गढ़वाल क्या होता है, जिले के रूप में विकसित होता है। बाद में क्या होता है, एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए। सर जो ये ई गार्डनर है, ये उत्तराखंड के होंगे या कुमाऊं के? देखिए, उस समय उत्तराखंड तो नहीं कहेंगे, कुमाऊं के कह नहीं सकते नहीं, सॉरी, हाँ। हैं। हाँ, कुमाऊं उत्तर के कमिश्नर हाँ होंगे ना? हाँ, उस हाँ, उत्तराखंड नहीं, ठीक है। उत्तराखंड बना नहीं था ना, कह सकते। जो अंग्रेजी क्षेत्र था ना, उनका कमिश्नर था, समझिएगा। जो अंग्रेजी क्षेत्र ठीक है। था उसका कमिश्नर कौन थे, ई गवर्नर थे। ठीक है। अब देखिए, नैनीताल क्या था, बाद में दो जिले और बन गए इसमें से, एक अल्मोड़ा बना, और नैनीताल नैनीताल रह गया। तो ये प्रारंभिक स्तर पे क्या है, तो ये तीन जिले क्या थे, अंग्रेजों के समय था प्रारंभिक स्तर पे। और जो देहरादून का जो पार्ट है ना, उसको क्या किया था, उनको सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको शामिल कर दिया गया था। तो अंग्रेजों के साथ मतलब समय प्रारंभिक स्तर पर तीन जिले हुआ करता था। कौन कौन सा हुआ करता था, पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा और नैनीताल। ध्यान दीजिएगा। तो ये तीन जिले के रूप में रहा। बाद में क्या होता है, यही तीन जिले क्या है, आजादी तक यही तीन जिले रहे।
समझ लीजिएगा, आजादी तक यही 3 जिले रहे, फिर आजादी के बाद क्या होता है, इन्हीं जिलों और टिहरी रियासत और देहरादून और जो ये हरिद्वार वाला क्षेत्र है, इनको मिलाकर अभी तक 13 जिले बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों के समय पे उत्तराखंड में कितने जिले थे, तो 3 जिले थे, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तो ये 3 जिले क्या था, उस समय था जब यहाँ पे अंग्रेज लोग शासन करते थे। तो ये 3 जिले थे, और इन 3 जिलों के जो हेड होते थे उनको क्या होता है, कमिश्नर कहते हैं। और जिसके उसके हेड के नीचे जो होते थे उसको क्या कहते हैं, जो वाइस गवर्नर कहा जाता था, उप गवर्नर जिसे कहते थे, वो काम कमिश्नर कहते थे, उसके पूरा काम कर रहे थे। तो देहरादून किस में शामिल था, देहरादून सहारनपुर में था। देहरादून को किस में शामिल कर लिया गया था, देहरादून को सहारनपुर जिले में शामिल किया गया था, शामिल किया गया था। जिला। और देखिए उस समय जो हरिद्वार था ना, हरिद्वार जिला नहीं था उस समय, हरिद्वार भी क्या था, ये भी मेरठ के साथ जुड़ा हुआ था। हरिद्वार किसके साथ जुड़ा हुआ था, मेरठ के साथ जुड़ा हुआ था। हरिद्वार तो जब ये उत्तराखंड बनने वाला होगा तब ये हरिद्वार को मतलब अलग करके और उत्तराखंड के साथ इसको शामिल किया गया। तो अगर आपसे पूछा कि आजादी से पहले उत्तराखंड में कितने जिले थे, उत्तराखंड वाले क्षेत्र की बात बोल रहा हूँ, वहां पे 3 जिले थे। और ई गार्डनर क्या है, पहले कमिश्नर थे, उसके बाद तेल आए थे। अब जो जो कमिश्नर बने इसके बारे में अभी आपको बता दूंगा। उसके बाद क्या आता है कि उत्तराखंड में जो फ्रीडम फाइटिंग जो शुरू होता है, स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होता है। ये पहला, अगर देखा जाए, 1857 का क्रांति, क्रांति रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें चंपावत के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था कालू मेहरा, ने क्रांतिवीर संगठन के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया था। ये दोनों व्यक्ति का नाम भी याद रखिएगा और उनके संगठन का नाम भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का पहला क्रांतिकारी या पहला आंदोलनकारी कौन थे, तो वह है कालू मेहरा। कहाँ के थे, चंपावत के। कौन से संगठन बनाया था, क्रांति। किस क्रांति में भाग लिया था, 1857 की क्रांति में भाग लिया था, इतना याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ लोग हल्द्वानी के लोगों ने भी भाग लिया, लेकिन हल्द्वानी में क्या था, लोगों ने भाग नहीं लिया था, बल्कि क्या था, यहाँ पे जो आर्मी थे, जो ब्रिटिश आर्मी थे, उन्होंने क्या था, जो अंग्रेजों का क्या है, अधीनता स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने विद्रोह किया था। तो हल्द्वानी में भी क्या विद्रोह हुआ था, लेकिन आम जनता विद्रोह नहीं किया था। अब बताओ 1857 क्रांति में उत्तराखंड के लोगों ने क्यों विद्रोह नहीं किया था। देखिए इसका मेन कारण था कि आपको अभी बताया कि गोरखा को जो शासन था बहुत क्रूर था शासन, तो उससे क्या था, अंग्रेजों का जो शासन था बहुत अच्छा था, और तेल जो थे ना, तेल बहुत उदारवादी थे। और जिसमें टेक उदारवादी होने के कारण क्या था, उनको लगा कि इनका जो व्यवस्था है वो कम से कम जो गोरखा है उनसे अच्छा ही है। दूसरी बात है कि अंग्रेजों के बहुत सारे जो यहाँ पे कमिश्नर बनाए, जैसे गियर्सन आए, उन्होंने 4 धाम के लिए अलग से रास्ता बनाना है, भूमि बंदोबस्त करवाया, बहुत सारे काम उन्होंने क्या है उत्तराखंड में किए। इससे उन लोगों को, जो उत्तराखंड के उस समय के निवासी थे, उनको लगा कि बेहतर काम कर रहे हैं हमारे लिए, इसलिए क्या होता है, इन लोगों ने विद्रोह नहीं किया। इसका इनाम जानते हैं क्या मिला उत्तराखंड को, इसका इनाम ये मिला कि आर्मी में उत्तराखंड की जो भर्ती है ना वो बढ़ा दिया। आप लोग देखें कि जो उत्तराखंड में जो आर्मी का जो क्रेज है वो यही 1857 की क्रांति का ही पृष्ठभूमि है। इस समय क्या था, उत्तराखंड के लोगों ने अंग्रेजों का सीधा मुकाबला नहीं किया था, यानी स्वामी भक्त की तरह काम किया था। उसी का क्या है, एक इनाम दिया गया था कि यहाँ के लोगों को आर्मी में ज्यादा भर्ती करवाना शुरू कर दिया। क्यों, देखिए उस समय जिन जिन क्षेत्र के आर्मी ने अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट किया था, उन क्षेत्र के लोगों को आर्मी में भर्ती करना बंद कर दिया था। और जिन जिन क्षेत्र के लोगों ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था,
उन क्षेत्रों के लोगों को सेना में भर्ती करना, भर्ती मतलब ज्यादा करवाया था। जैसे जाटों की भर्ती ज्यादा करवाए, सिखों की भर्ती ज्यादा करवाए, उसके बाद जो उत्तराखंड के जो लोग थे इनकी भर्ती ज्यादा करवाया। फिर क्या है, साउथ इंडियन की भर्ती ज्यादा करवाए। तो क्योंकि ये जो उत्तर भारत के लोग हैं इन्होंने ज्यादा रिवोल्ट किया था, जिसको मिडिल इंडिया कह सकते हैं, मिडिल इंडिया के लोग इन्होंने ज्यादा रिवोल्ट किया था। तो उसी का क्या है, एक इफेक्ट है, तो उसी से एक परंपरा बन चुका है। तो वो आर्मी वाला परंपरा बन चुका। फिर क्या है, 1857 के बाद जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद आजाद हिंद फौज हुआ, उसमें उत्तराखंड के बहुत सारे जो सैनिक थे उन्होंने शहादत भी दिए है और उसमें लड़े हैं। और इसमें बहुत बहादुरी के साथ लड़े, जैसे चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम आपको बताया था, जो अच्छे काम किए हैं। तो कालू सिंह मेहरा है, इसका सिंह लगा दिए, कालू मेहरा लिख दिया मैंने। कालू सिंह मेहरा है इसका पूरा नाम, कालू सिंह मेहरा। तो कालू सिंह मेहरा ने क्या है, सबसे पहले क्रांतिवीर संग्रह बनाया और उसके माध्यम से, और इसे उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। तो ये क्या है, कालू मेहरा का नाम, कालू सिंह मेहरा जी का नाम याद रखिएगा। और ये कहाँ से थे, चंपावत से। देखिए 1857 क्रांति के बाद अल्मोड़ा क्या है, राजनीति का गढ़ बना पहला। देखिए समझ लीजिएगा, दो जगह राजनीति का गढ़ बना था पहले। सबसे पहले अल्मोड़ा राजनीति का गढ़ बना, उसके बाद जो पौड़ी गढ़वाल में एक जगह है दुगड्डा, वो राजनीति का गढ़ बना। यानी अगर आपको यहाँ पे क्रांतिकारी राजनीति की अगर बात की जाए तो दुगड्डा क्या है, क्रांतिकारियों का जननी स्थल माना जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद वगैरह है यहाँ पे आके क्या है, बम और पिस्तौल का क्या ट्रेनिंग वगैरह किए थे उन लोगों ने। तो एक तो दुगड्डा वाला क्षेत्र बहुत फेमस है, और एक अल्मोड़ा वाला क्षेत्र है। और 1900 के बाद जो काशीपुर है वो थोड़ा सा बहुत हाईलाइट हो गया था, राजनीति के मैटर में बोल रहा हूँ, जो राष्ट्रीय आंदोलन में। और बाद में जब देहरादून में भी क्या है शुरू हो गया था आंदोलन, तो वो बाद में शुरू हुआ। देखिए क्या होता कि आजादी के बाद सबसे पहले 1870 में, 70 में सबसे पहले अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब बना, क्लब का गठन हुआ। अब डिबेटिंग क्लब क्लब क्यों है समझ लीजिएगा। ठीक है, डिबेटिंग क्लब इसलिए बनाया गया था कि वहां पे कोई भी न्यूज है उसके बारे में पक्ष और विपक्ष में लोग उसमें बातचीत करते थे, अपना पक्ष रखते थे। इससे लोगों में नए नए चीज डेवलप होता है। इसलिए क्या होता है, हमेशा क्या होता है, डिबेट होना चाहिए। डिबेट क्या होता है, स्वच्छ डिबेट हमेशा होना चाहिए। तो ये डिबेटिंग क्लब कहाँ बनाया गया था, 1870 में, अपने अल्मोड़ा बनाया गया। फिर 1871 में यहाँ से एक न्यूज़पेपर रिलीज होती है, ठीक है, जो अल्मोड़ा अखबार कहते हैं, अल्मोड़ा अखबार। तो अल्मोड़ा अखबार निकाला गया। फिर कहाँ से निकाला गया, अल्मोड़ा से निकाला गया। कब निकाला गया, 1871 में निकाला गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली देखिए, उत्तराखंड का पहला अखबार तो इसे नहीं कहते हैं। ये सबसे पहले द हिल्स जो देहरादून से निकाला गया था, वो उत्तराखंड का पहला अखबार है। लेकिन भारतीयों द्वारा निकाला गया पहला अखबार क्या था, अल्मोड़ा अखबार। समझिएगा ये क्या है, उत्तराखंड में किसी इंडियन द्वारा निकाला गया पहला अखबार था, भारतीयों द्वारा निकाला गया पहला अखबार। और उत्तराखंड का पहला अखबार क्या था, द हिल्स।
ये कहाँ से निकाला जाता था? देहरादून से। और ये क्या था? इंग्लिश में था। और ये क्या था? हिंदी में था। समझिए। तो अल्मोड़ा अखबार क्या है? पहला अखबार है जो उत्तराखंड के लोगों द्वारा निकाला गया है। और द हिल्स क्या है? उत्तराखंड का पहला अखबार है। समझिएगा। इसके बाद एक व्यक्ति का नाम जानिएगा जो 1886 के जो दूसरे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, वो भाग लिया था। उसका नाम था ज्वाला दत्त जोशी। ये 1886 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन में ज्वाला दत्त जोशी ने भाग लिया था। तो अगर आप पूछे जाए कि सबसे पहले कौन व्यक्ति था जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले भाग लिया था, उनका नाम है ज्वाला दत्त जोशी, जो कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था 1886 में, जो दूसरा अधिवेशन जिसे कह सकते हैं, उसमें भाग लिया था। इसके बाद जो राजनीति जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट बढ़ता गया, तो उत्तराखंड के लोग भी क्या है, थोड़ा सा एजुकेटेड होने लगे। आधुनिक शिक्षा वगैरह जब आया उत्तराखंड में, तो यहाँ के लोग जब अंग्रेजी शिक्षा अपनाया है, तो उसमें फिर चेतना जगना शुरू हुआ। इसी बीच में उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध व्यक्ति आगे बढ़ता है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। फिर गोविंद बल्लभ पंत ने एक संगठन बनाया था 1903 में, जिसे हैप्पी क्लब कहा जाता है। 1903 में गोविंद बल्लभ पंत जी ने हैप्पी क्लब का गठन किया। और देखिए, भारत का उत्तराखंड में सबसे पहले भारत रत्न मिलने वाला पहला व्यक्ति है, इनको भारत रत्न दिया गया है। जानते हैं आप लोग? यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और 1955 में क्या बने थे? गृह मंत्री भी बने थे, जो गोविंद बल्लभ पंत जी है। इसके बाद जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तब भी उत्तराखंड में क्या है, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उतना व्यापक नहीं हो पाया था। हाँ जी, उतना व्यापक इसमें नहीं बन पाया था। उसके बाद देखिएगा 1912 ईस्वी में सबसे पहले कुमाऊं क्षेत्र में अल्मोड़ा कांग्रेस का स्थापना हुआ। क्या था? 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। ये डेट वगैरह पूछ लेते हैं। तो कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। देखिए, ये जो अल्मोड़ा कांग्रेस है, ये क्या है, सबसे पहला एक राजनीतिक संगठन था जिसके माध्यम से क्या है, उत्तराखंड के लोग क्या है, अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया। इसके माध्यम से, अल्मोड़ा कांग्रेस के माध्यम से। ठीक है, तो अल्मोड़ा कांग्रेस के माध्यम से क्या हुआ, इसको शुरू किया। बाद में 1916 में जब यहाँ पे होम रूल लीग का आंदोलन हुआ था, तब भी उत्तराखंड के बहुत से लोग क्या था, इसमें आंदोलन में भाग लिया था। अब देखिए, जो अल्मोड़ा कांग्रेस है ना, ये 1926 में इसका विलय, मतलब मर्ज कांग्रेस पार्टी में हो गया था। तो इससे क्या होता है कि यहाँ के नेता को एक राष्ट्रीय मंच प्राप्त हुआ, और राष्ट्रीय मंच प्राप्त हुआ तो इनकी बातें और आगे बढ़ने लगी। इसी बीच में क्या था, 1916 में उत्तराखंड में जो स्थानीय मुद्दे पर एक संगठन का निर्माण हुआ था, जिसे
कुमाऊं परिषद कहा जाता है। स्थानीय मुद्दे थे बहुत सारे, कुमाऊं परिषद का गठन। ये जो कुमाऊं परिषद है, इन्होंने कुली बेगर आंदोलन में बहुत बढ़िया भूमिका निभाया था। आप लोग जानते हैं कुली बेगर आंदोलन हुआ था 1900, जिसमें क्या था, बागेश्वर में क्या था, कुली बेगर से संबंधित जितने भी दस्तावेज थे उन सबको बहा दिया गया था। उसके लिए क्या था, ये आंदोलन बहुत फेमस रहा। तो ये क्या है, स्थानीय मुद्दे पर कुली बेगर आंदोलन के। हाँ, देखिए आंदोलन आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का अलग से आपका एक क्लास हो जाएगा, तो उसको एक साथ करवा देंगे। तो आंदोलन को अभी यहाँ पे हम ले लेते, जो स्थानीय आंदोलन थे उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए इसके बाद क्या होता है कि जो यहाँ पे कांग्रेस में जैसे ही क्या होता है, अल्मोड़ा कांग्रेस का विलय हो गया। तो इसमें क्या है कि जो हमारे देश के जो राजनीतिक थे, यानी जो बड़े नेता थे, वो भी कुमाऊं में यात्रा करने आए। इसी क्रम में सबसे पहले 1920 में गांधी जी के जो अ, अशोक आंदोलन था, उसी का प्रचार करने के लिए उत्तराखंड में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने उसके साथ दिया। जैसे इसी समय बद्रीनाथ पांडे हो गया, हर गोविंद पंत हो गया, चिरंजीवी हो गया, चिरंजीवी लाल हो गया। इनके नेतृत्व में क्या होता, उत्तराखंड में अशोक आंदोलन का बहुत ही बड़े पैमाने पर समर्थन दिया गया था। आप लोग जानते हैं कि गांधी जी क्या है, जब भारत आए थे 1915 में, तो उन्होंने 1916 में सबसे पहले देहरादून की यात्रा की थी। तो गांधी जी भी क्या है 1916 में कहा है देहरादून की यात्रा की थी। और कुमाऊं की यात्रा गांधी जी ने 1929 में किया था, जिसमें कौसानी पहुंचे थे, जहाँ पे उन्होंने एक बुक लिखा था, अनासक्ति योग लिखा था, जो भगवत गीता का टीका लिखा है। और कौसानी को क्या है, स्विट्जरलैंड कहा था, भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से उन्होंने इसको संबोधित किया था। और यहीं पे उनके जो शिष्य था, वो वहाँ पे बहुत सारे आश्रम में, लक्ष्मी आश्रम वगैरह स्थापित किया गया था। तो गांधी जी 1916 में कहाँ गए थे, देहरादून पहुंचे थे। और 29 में कहाँ पहुंचे थे, आपके कुमाऊं पहुंचे थे, जो बागेश्वर के कोशानी पहुंचे थे। इन दोनों को याद रखिए। तो गांधी जी सबसे पहले जो देहरादून में कब पहुंचे थे, 1916 में। और कोशानी में कब पहुंचे थे, 1929। यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा था, अनासक्ति योग। ये किसका टीका है, टीका किसका है, भगवत गीता का। गीता का क्या टीका है। और इन्होंने कोशानी को क्या बोला था, भारत का जनरल का। ध्यान दीजिएगा। तो गांधी जी का भी क्या है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। अब देखिए 1920 का असहयोग आंदोलन। तो उत्तराखंड का क्या रोल था, देखिए इसमें क्या है, गांधी जी के नेतृत्व में जब शुरू किया गया था, तो यहाँ के बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने क्या है, जैसे आपको बताया था कि इसमें वकीलों ने वकालत छोड़ दिया था, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वकालत भी छोड़ दिया था। जैसे बद्रीनाथ पांडे हो गया, हरगोविंद पंत हो गया, चिरंजी लाल हो गया। इसमें स्वतंत्र आंदोलन शुरू हुआ था। और 1920 में, जनवरी 1920 में क्या हुआ था, आप जानते हैं, जो कुली बेगर आंदोलन हुआ था, उसमें जो रजिस्टर था उसको क्या होता है, सरयू नदी में बहा दिया गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था, ये काम हुआ था कुली बेगर की रजिस्टर को नदी में बहा दिया।
ठीक है, कहाँ ये घटना कहाँ पे हुआ था? ये बागेश्वर में हुआ था। जानते हैं बागेश्वर क्या है? सरयू और गोमती नदी के संगम पर। तो यहाँ पर क्या था, उस रजिस्टर को क्या है, बहा दिया गया था। फिर 1929 और 30 के बीच में जब गांधी जी आए, उसके बाद क्या था कि जब 30 में नमक सत्याग्रह हुआ था, तो कुमाऊं से क्या है, वहां कह रहा हूं, उत्तराखंड से क्या आता है, 3 लोगों ने यहाँ पे भाग लिया था, दांडी मार्च 1930। कुमाऊं से कौन कौन, मतलब उत्तराखंड से कौन कौन भाग लिए थे? उत्तराखंड से ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी तथा खड़ग बहादुर, ने भाग लिया था। अगर कठिन सवाल पूछेंगे तो नाम पूछेंगे, अगर इजी पूछेंगे तो इतना कठिन नहीं पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा। इजी अगर पूछा जाएगा तो उतना ज्यादा नहीं आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि दुगड्डा बहुत फेमस स्थान था, अल्मोड़ा के बाद क्या था, दुगड्डा बहुत ही फेमस था। दुगड्डा में क्या था, पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। दुगड्डा में 1930 में उत्तराखंड का पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला राजनीतिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो दुगड्डा में हुआ था, उत्तराखंड का, 1930 में हुआ था। देखिए जो दुगड्डा है, इसे जो क्रांतिकारियों का भी क्या है, जन्मभूमि कहा जाता है। और ये दुगड्डा को स्थापित करने में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल था, जिनका नाम था पंडित धनीराम मिश्र। तो दुगड्डा को स्थापित किसने किया था राजनीतिक केंद्र के रूप में? पंडित धनीराम मिश्र। ठीक है, तो पंडित धनीराम मिश्र ने इसको किया था। और दुगड्डा में जो इनका जो मकान था, उस मकान को राष्ट्रीय होटल कहते थे। इनके मकान को क्या कहते थे? राष्ट्रीय होटल, होटल कहा जाता, जहाँ पे लोग आके ठहरते थे। जैसे आपको पता है कि चंद्रशेखर यहाँ आए थे, चंद्रशेखर आजाद, तो बहुत सारे क्रांतिकारी यहाँ पे आए थे। तो ये क्या था, दुगड्डा एक प्रकार के क्या था, राजनेताओं का क्या था, या जो क्रांतिकारी लोग था उनका एक प्रकार के क्या था, वहाँ पे कह सकते हैं स्टेशन था। और उस दुगड्डा में इस सम्मेलन का स्थापना किसने किया था? पंडित धनीराम मिश्र ने किया था। और उनके जो घर था, जो भी उनका घर था, उनको राष्ट्रीय होटल का दर्जा दिया गया है। तब कोई भी आता था क्रांतिकारी, वहाँ पे खाना पीना सब कुछ वहीं पे होता था। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी 1930 में क्या हुआ था, 23 अप्रैल 1930 में गढ़वाली जो राइफल था, 2/18 गढ़वाली राइफल ने
निहत्थे अफगान क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस राइफल का या इस रेजिमेंट का नेतृत्व कौन कर रहा था? लीडर कौन थे? उनका नाम था चंद्र सिंह गढ़वाली। तो कौन नेतृत्व कर रहा था? चंद्र सिंह का। तो गढ़वाली राइफल यानी गढ़वाली जो गढ़वाल रेजिमेंट थे, उन्हीं के सिपाही थे। उन्होंने क्या है, उनको उन पर गोली चलाने से मना कर देता। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को कहा जाता है पेशावर कांड। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में बहुत बार पूछा गया है कि पेशावर कांड किससे जुड़ा हुआ था या कब हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था, कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में ये एक्शन लिया गया था कि गोली ना चलाने का। और गढ़वाल राइफल जो रेजिमेंट थे, उसी के सिपाही थे। और 23 अप्रैल 1930 में घटना होती है। कहाँ पे होती है? पेशावर में। पेशावर इस समय पाकिस्तान में है। और इस कांड को क्या, इसी मतलब इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को पेशावर कांड कहा जाता है। ठीक है? तो पेशावर कांड इस घटना के बाद हुआ था। और इसीलिए क्या होता है, इसी का जो हुआ था, तो नेहरू जी ने क्या कहा था कि जो मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था कि इसी दिवस जब ये पेशावर कांड हुआ था, उसको गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की बात की थी। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि चंद्र सिंह गढ़वाली जैसा कोई दो व्यक्ति अगर मुझे मिल जाए, और दो तीन व्यक्ति मिल जाए, तो मैं भारत को बहुत ही जल्दी आजाद करवा दूंगा। तो गांधी जी की स्टेटमेंट क्या था कि चंद्र सिंह गढ़वाली जैसा अगर कोई व्यक्ति और मिल जाए, तो भारत को आजादी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि अधिकतर लोग क्या था, अंग्रेजों के साथ दे रहे थे, चाहे वो मजबूरी में दे रहे थे या लोभ के कारण दे रहे थे, वो अलग मैटर है। तो बहुत से लोग क्या था, जो हौसला मतलब अंग्रेजों के विरोध में काम कर रहे थे, तो ऐसे लोग क्या था, तभी तो देश आजाद होगा। जब अंग्रेजों के खिलाफ करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो कैसे आजादी मिल पाएगा।